लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है दोस्तों। सफ़र में मुश्किलें आए, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। इसी प्रकार अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमें बिकना नहीं है, हमें हिम्मत रखनी है। अगर मुश्किल आती है तो ये समझो कि हमारी हिम्मत बढ़ रही है। अगर कोई रास्ता रोक रहा है तो ये समझो कि सफलता हमारे नज़दीक है। लेकिन जीवन में कभी बिकने के लिए मत सोचना दोस्तों, क्योंकि बिकने वाले का ज़मीर है वो मर जाता है, वो अक्सर दम कम कर देता है। बिकने वाले इंसान की कीमत घट जाती है दोस्तों। अतः हमें मुश्किलों से सामना करना है और अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, इरादा मजबूत रखना है। और इन शब्दों के साथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली हम लेके आए हैं, जो कि करीब करीब कोई भी कंपटीशन है उनमें से ये भिन्न से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। तो भिन्न की अवधारणा ये प्रश्नावली लेके आया हूँ मैं आज। और इसमें भिन्न से संबंधित जो भी कोई अर्थात कंपटीशन में जिस भी भिन्न से संबंधित प्रश्नों के आने की संभावना रहती है, उनको मैं यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और देखो, भिन्न और दशमलव, इनको मैं एक दूसरे से रिलेटेड करके बता रहा हूँ। दशमलव भिन्न होती है और उचित, अनुचित, शांत, अशांत, इस प्रकार मैं कई कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो भिन्न कई प्रकार की होती है, दशमलव भी भिन्न होती है, शांत भी भिन्न, प्रमेय भिन्न, अप्रमेय भी भिन्न। इस प्रकार से कई तरीकों से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याएं यह दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, शांत और अशांत। शांत क्या होती हैं और अशांत क्या होती हैं, इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो जैसे 1.53, 1.53 ये लिख दिया, आगे सवाल पूरा हो गया। यानी दशमलव इसके बाद में है नहीं, 3 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूर्ण हो चुकी है। ये भिन्न है, ये पूर्ण हो चुकी है, अर्थात शांत है ये। और कई होती हैं जैसे 1.33333 आगे चलती रहती हैं। इनको हम ये आवर्ती बोलते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार से रोक सकते हैं। 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 के ऊपर बार का निशान लगाकर ऐसे इसको शांत किया जा सकता है। तो एक तो 1.53 ये समझे हमने। इसी प्रकार से कोई भी हो, लेकिन उसका भाग है वो पूरा हो जाता है, उसका हल पूर्ण हो गया, आगे कोई संख्या शेष नहीं बची है विभाजन करने पर या भाग लगाने पर। इसी प्रकार कई संख्याएं होती हैं जिसमें कोई अंक विशेष है या संख्या विशेष है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसको भी शांत किया जा सकता है। लेकिन कई संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे 1.35030410। ध्यान से देखिए, ये पूर्ण भी नहीं हो रही और कोई अंक है, कोई संख्या है, वो लगातार क्रम से भी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, इनको कहते हैं अनावर्ती। ये तो आवर्ती और ये अनावर्ती। तो अब आप बताइए, जो मैंने ये 4 उदाहरण बताए इनके अनुसार ये कौन सी संख्या 1.53 ये बताइए, ये शांत है या अशांत? बताइए। ये शांत है, क्योंकि 3 के बाद कोई अंक विशेष नहीं आ रहा है, वापस दोबारा नहीं आ रहा है, यानी भाग पूर्ण हो चुका है, तो ये शांत हो गई। फिर दूसरा 1.3333, ये क्या है? लगातार क्रम से आ रहा है, 3 आ रहा है बार बार,
तो ये अशांत है, यानी भाग पूर्ण नहीं हो रहा है। ये जीवन भर चलता रहेगा भाग, यानी कभी जीवन में शांत नहीं होगा। तो ये अशांत, ये शांत, ये अशांत। और फिर ये देखिए 1.350340 ये भी पूर्ण नहीं हो रहा है, जीवन भर ये भी भाग चलता रहता है। और अंक हैं वो भी क्रम से नहीं आ रहे हैं, एक जैसे लगातार नहीं आ रहे हैं क्रम से, तो ये भी अशांत है। ये अशांत, ये अशांत, जबकि ये शांत। 3 आ गए। इसको मैंने 1.3 के ऊपर बार का निशान लगाकर ऐसे रोक दिया है, लेकिन है ये अशांत। अब इसको एक तो शांत और एक ये आवर्ती, यानी कोई अंक विशेष है उसकी बार बार आवर्ती हो रही है, कोई संख्या उसकी आवर्ती हो रही है दशमलव के बाद। तो इन दोनों को हम आगे हल करने पर पाते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ये दोनों परिमेय संख्याएं बनती हैं। ये एक तो शांत हो गई और एक आवर्ती, ये दोनों मिलकर शांत संख्या परिमेय संख्याएं बनती हैं। जबकि जो अनावर्ती संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये अपरिमेय जो कभी शांत नहीं होती और जिनकी आवर्ती भी एक जैसे, यानी कोई संख्या विशेष है, कोई अंक विशेष है, उसकी बार बार क्रम से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये अनावर्ती होती है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जबकि ये एक तो शांत और ये अशांत है लेकिन आवर्ती हो रही है कोई अंक की, तो ये एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, जबकि ये अपरिमेय संख्या। अब देखिए दशमलव संख्याएं यह 2 प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। शांत और अशांत क्या होती है आप समझ गए होंगे। अशांत संख्याएं पुनः 2 प्रकार की होती हैं। अशांत संख्या एक तो आवर्ती, एक अनावर्ती। आवर्ती अनावर्ती क्या होती है मैंने इन उदाहरणों के माध्यम से आपको अच्छे ढंग से बता दिया है। इसी प्रकार शांत व आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक तो ये शांत वाली और एक आवर्ती, ये तो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जबकि अनावर्ती संख्याएं यानी ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए शांत संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद अंक ज़्यादा ना हो, यानी अंक हैं वो ज़्यादा ना हो, जैसे 7/5, 3/5 या 7/8। कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ हमने 1.53 लिखा था, पूरा हो गया, यानी दशमलव के बाद ज़्यादा अंक नहीं है और पूर्ण हो गया, भाग पूरा चला जाता है, रुक जाता है, तो ये होती है शांत। एक होती है आप 7 में 5 का भाग लगाइए, भाग पूरा दशमलव के बाद रुक जाएगा भाग। 3 में 5 का भाग लगाइए, एक समय ऐसा आएगा जब भाग पूर्ण रूप से रुक जाएगा। 7 में 8 का भाग लगाइए, 1 दशमलव के बाद 1 अंक आ जाएगा, 2 अंक आ जाएंगे, 3 अंक आ जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी ये भी पूर्ण रूप से रुक जाएगा। तो ये संख्याएं शांत होती हैं। अब आवर्ती संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद कई अंक आए परंतु उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। आवृत्ति बार बार हो रही है इसमें, जैसे 10/7 है, इसका हल क्या होता है 1.428571424242। यहाँ तक तो अलग थी, लेकिन ये आगे देखिए 424242 यानी 42 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब है 42 है, ये बार बार आ रहा है। इस पर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए 42, जैसे ये 1.42857142 है, इसके ऊपर ऐसे बार का निशान लगा कर रोक देते हैं। जैसा हमने यहाँ 1.3 के ऊपर बार का निशान लगाकर रोका था ना, उसी प्रकार से। तो ये परिमेय संख्या बन गई। इसी प्रकार 20/6 इसको हल करने पर ये भी 6×18 बच गए 2, 6×18 6×18। ये बार बार आवर्ती शुरू हो चुकी है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है 3 की। तो इसको 3.3 लिख कर ऐसे बार का निशान लगा दो। ऐसे ही 10/3 है, इसको हल करने पर 3×9 3×9 10 में 3 का भाग जाता है और ये लगातार जाता रहता है। तो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको 3.3
3 के ऊपर ऐसे बार का निशान लगा कर छोड़ दो। ये आवर्ती संख्याएं होती हैं। फिर अनावर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं? अनावर्ती संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हल करने पर हमें अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे √3, √2, √5, पाई आदि अपरिमेय संख्या होती हैं। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ये अशांत होते हैं, अनावर्ती होते हैं, अनावर्ती दशमलव कहते हैं, अशांत कहते हैं, और अपरिमेय संख्याएं भी इन्हीं को कहते हैं। दशमलव मुख्य हमने क्या समझ लिया? शांत, अशांत, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में 2 प्रकार, एक तो आवर्ती, एक अनावर्ती, दोनों हम समझ चुके हैं। अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अनावर्ती को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जबकि आवर्त संख्याएं और शांत संख्याएं होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। दशमलव संख्या हमें परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होती है। दशमलव संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या होते हैं, उनसे प्राप्त होती है। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिए जाएं, तो उसे ही भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को व्यक्त करती है। जैसे 3/17 है, अर्थात 17 भागों में से केवल 3 भाग। कहने का मतलब भिन्न क्या होती है? कुल भाग, एक पिताजी के 4 लड़के हैं। कितने? 4 लड़के। एक पिताजी, उनके 4 लड़के। पिताजी के पास है 20 रुपये थे। कितने रुपए? 20 रुपये। और वो चारों में बराबर बराबर हिस्सा देना चाहते हैं, तो प्रत्येक को कितना धन मिलेगा? 20 में 4 का भाग लगाते हैं ना। 20 में 4 का भाग लगाते हैं, क्योंकि 4 बच्चे हैं। 4 का 20 में भाग लगाया, कितना आया? 5 रुपये। प्रत्येक को कितने रुपए मिले? 5। अब ऐसे लिखते हैं कि इसको भिन्न के रूप में लिखो, तो कुल धन कितना था? कुल धन 20 रुपये। कुल धन 20 रुपये। और 20 रुपये में से जो 4 लड़के थे, कै ख ग मान लो, उनमें से कै का भाग कितना है? 20 में से, कुल में से कै का भाग है कितना? 5। 5 ही तो है, तो 5/20। या ऐसे समझ लो, ये डिब्बा है, इसके 4 भाग बना लो। अब अगर इस डिब्बे का मान लिखें, 4 बराबर भाग बना लिए, अगर इसका मान लिखना चाहते हैं तो भरे हुए डिब्बे कितने हैं यहाँ पर? 1, तो 1 बट्टा कुल डिब्बे कितने? 4, 1/4 मान आ जाएगा। अगर ऐसे 2 डिब्बों को भर दिया, तो अब जो भरे हुए डिब्बे हैं, इनका मान ज्ञात करना है, तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? कुल भरे हुए डिब्बे कितने? 2 भरे हुए 2 डिब्बे, और कुल डिब्बों की संख्या 1, 2, 3, 4, कुल 4 हैं, तो 2/4 लिख दो। इसी प्रकार अगर 3 डिब्बे हैं, ये भर दिए, तो भरे हुए डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? भिन्न के रूप में इनको लिखेंगे तो भरे हुए 3 है बटे कुल डिब्बों की संख्या 4। इस प्रकार से भिन्न को लिखा जाता है। चाहे डिब्बे के रूप में लिखो, चाहे बट्टे के रूप में लिखो, किसी भी तरीके से लिखो, ये होती है भिन्न। अर्थात कुल, दोबारा देखिए, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर, जैसे ये 20 रुपये थे, इनको बराबर भागों में बांटने पर 5-5 रुपये के 4 टुकड़े हो गए। बांटने पर उनमें से कुछ भाग ले लिए जाएं, तो उसे ही भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 5 रुपये लिए एक ने 20 में से एक ने 5 रुपये लिए, तो 5/20 ये क्या हो गया? एक भिन्न का रूप हो गया। ये डिब्बे कुल 4 थे, 4 में से एक डिब्बे का मान ज्ञात किया भिन्न के रूप में, तो 1/4। 2 डिब्बों का मान किया तो 2/4। 3 डिब्बों का मान ज्ञात किया भिन्न के रूप में, तो 3/4। इसी प्रकार भिन्न के रूप में लिखते हैं। अर्थात भिन्न एक ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को व्यक्त करती है।
अर्थात 3/17 का मतलब यहाँ, अब देखिए इस 3/17 का मतलब 17 कुल रुपये 17 हैं, उनमें से 3, या कुल संख्याएं 17 हैं, उनमें से 3 संख्याएं। 3/17 का मतलब है कुल मान 17 है, उसमें से 3, अर्थात 17 भागों में से केवल 3 भाग। भिन्न के ऊपर की संख्या अंश तथा नीचे की संख्या हर कहलाती है। यहाँ पर अब 3/17 है, इसमें देखिए अंश क्या है, अंश हर। इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो अंश क्या है, इसमें ऊपर की संख्या अंश होती है यानी 3, और नीचे की संख्या हर यानी 17। 17 हर है और 3 अंश है। आगे देखिए दशमलव संख्याओं को प्रमेय में बदलना। दशमलव संख्या होती हैं, उनको प्रमेय संख्याओं में कैसे बदला जाता है। हमने प्रमेय संख्याओं के बारे में 2 प्रकार देखे थे। एक तो शांत दशमलव, शांत दशमलव का एक उदाहरण लिया था ना हमने 1.53, और एक लिया था आवर्ती अशांत थी, उनमें से आवर्त दशमलव अशांत आवर्ती कौन सी, जैसे 1.5333 ऐसे इस 3 की बार बार आवर्ती हो रही है। एक ये उदाहरण लिया था। तो 2 प्रकार से हमने प्रमेय संख्याओं के उदाहरण लिए थे, एक तो शांत और एक अशांत आवर्ती। अनावर्ती नहीं, अनावर्ती तो अप्रमेय संख्या बन जाती है, हमने आवर्ती ली थी। तो यहाँ दशमलव के पश्चात संख्या में जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य हर में 1 के बाद लगा देते हैं, तो वो संख्या प्रमेय संख्या में बदल जाती है। जैसे 5.73, 5.73, इसको प्रमेय संख्या में बदलना है, दशमलव संख्याओं को प्रमेय संख्या में बदलना है। तो 5.73 को प्रमेय संख्या में बदलने के लिए क्या किया जाता है, जैसे 5.73 है, इसको बदलो, सीधा सा लिख दो इसके बराबर। यहाँ बटे नहीं लिखना है, बराबर लिखो, दशमलव नहीं लगाना बीच में। 573 बटे, अब देखिए 5 और 7 के बीच में क्या दशमलव है, यहाँ दशमलव की सीध में 1 लगा दो, और इसमें क्या लिखा था, दशमलव के पश्चात संख्या में जितने अंक हैं, दशमलव के पश्चात, दशमलव यहाँ था, इसके पश्चात 1 2 अंक, जितने भी अंक हैं उतने ही शून्य हर में लगा दो, उतने शून्य लगा दो हर में 1 के बाद, ये 1 है, इसके बाद लगा दो 1 2, ये 2 शून्य दशमलव के बाद 7 और 3 2 अंक थे ना, तो 2 शून्य लगा दिए, यानी 573/100 ये संख्या हो गई। यानी हमारी प्रमेय संख्या क्या बन गई, 573/100। आगे देखिए आवर्ती है, ऐसा 2 प्रकार की थी, एक तो आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। आवर्ती है अशांत दशमलव संख्याओं को प्रमेय संख्या में बदलना, ये आवर्ती है नहीं, आवर्त अशांत है। आवर्त अशांत दशमलव संख्या होती है, उनको प्रमेय संख्याओं में किस प्रकार से बदला जाता है ये बताया गया है। तो एक तो 4.333, ये देखिए सबसे पहले तो यही सवाल करते हैं, 4.3, इस 3 पर अंक बार बार कौन सा आ रहा है, कौन से अंक की आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, कोई संख्या विशेष है वो बार बार आती है तो वो आवर्ती कहलाती है। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती कहते हैं ना दोबारा कब आएंगे, तो पुनरावर्ती यानी बार बार कौन सा अंक आ रहा है 3, इसके ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। बार का मतलब बार बार आना, 4.3 के ऊपर बार का निशान लगा दिया, और ये आगे की कॉन्सेप्ट 3 को बार बार लिखना बंद कर दिया, तो ये अशांत आवर्ती है, उसको प्रमेय संख्या में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखिए 4.3 इसकी बार, अब सीधा लिखो, क्या लिखो, दशमलव के बाद जितने अंकों पर ये बार का निशान आ रहा है, यहाँ देखिए कितने अंकों पर आ रहा है, सिर्फ एक 3 पर आ रहा है, तो जितने अंकों पर बार का निशान आता है उतने ही बट्टे 9 कर देते हैं। जैसे ये 4 का 4 लिख दो, पॉइंट को हटा दो यानी दशमलव को हटा दो, बट्टे में लिखना है
क्या है 3, 4 सही 3। अब बट्टे में क्या लिखना है 9। कितनी बार है, जितने ऊपर अंश में यानी जितने अंकों की बार बार आवर्ती हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी, उतने 9 लगा दो। तो 3 की बार बार आवर्ती हो रही थी यानी 1 अंक की, 1 अंक है कौन सा अंक है वो 3, उसकी बार बार आवर्ती हो रही थी तो 3 ऊपर लिख दिया और बटे 9। ये आगे और हल हो तो कर सकते हैं, जैसे विभाजित होते हैं ये 3 1 का 3 और 3 3 9 कटते हैं, बराबर 4 सही 1/3 आ गया। 4.333 और डैश 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 ये लगातार आने का क्रम है। इसको हल करेंगे तो 4 सही 1/3 आएगा। क्या आ जाएगा 4 सही 1/3। उम्मीद करता हूँ आपके ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया सवाल है। एक बार वीडियो रोक कर आप खुद भी करके देख सकते हैं। 4 सही 3/9 ये विभाजित होते हैं 3 का 3 3 3 9 यानी 4 सही 1/3। इसको अनुचित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं हमें, यानी 3 का 4 से गुणा किया 3 चौके 12 और 1 13/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब 4.333 चाहे कितनी भी बार आए 3 को पकड़ना है हमें। बार बार कौन सा अंक आ रहा है 3 आ रहा है वो ऊपर लिख दो और बट्टे 9 लिख दो। बाद में सीधा 9 1 का 9 9 चौके 36 और 3 39/9 लिख दो, या पहले विभाजित कर दो 3 1 का 3 3 3 9 बराबर आएगा उत्तर दोनों बार, क्योंकि 39/9 फिर विभाजित होते हैं 3 से। अब देखिए 7.6767 ये आगे वाला प्रश्न है, इसमें 6 7 की बार बार आवर्ती हो रही है तो 7.67 इसके ऊपर बार का निशान लगा दो बस। अब इसके बराबर क्या करेंगे, वही प्रक्रिया 7 सही ऊपर क्या लगाएंगे, बार बार कौन सी संख्या आ रही है 67, इसको ऊपर लिख दो और बट्टे कितने अंक आ रहे हैं बार बार 2, तो 9 को 2 बार लिख दो बस हो गया। अगर कटते हैं तो काट दो वरना पूर्ण कर दो। 99 का 99 ये विभाजित हो रहे हैं, 99 का 7 से गुणा करने पर 693, 693 में 67 जोड़ दो 760/99 ये आ गया क्या हमारा 7.676767 आगे अशांत है तो इसका मान इतना आ गया। इसी प्रकार 53.131313 है, इसको लिख दो 53 पॉइंट की जगह दशमलव की जगह ऐसे लाइन खींच दो यानी 53 सही 13 की पुनरावृत्ति हो रही है 13 ऊपर लिख दिया बटे 13 में कितने अंक है 2 अंक, तो 53 सही 13/99 बस सीधा सा इतना ही है। आगे देखिए जब दशमलव के तुरंत बाद वाले अंक पर बार न हो, वहाँ तो पीछे जो सवाल किए थे उसमें दशमलव के तुरंत बाद बार का निशान आ रहा था, लेकिन यहाँ 6.5 एक अंक छोड़ दिया गया, उसके बाद में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है 53 की नहीं है, यहाँ 6.5 तो आ गया 6.5 तो आ गया, इस 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है सिर्फ 3 की हो रही है यानी एक अंक छोड़ा है। तब क्या करेंगे बराबर, इस प्रकार के सवालों में वही प्रक्रिया 6 सही। अब ये है क्या 53 को ऊपर लिख दो एक बार 53 माइनस क्या घटाना है 53 में से जो ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही है जिस अंक की वो अंक घटाना है दशमलव के बाद किसकी 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो इसको घटा दो और बट्टे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 1 अंक की, सिर्फ 1 अंक की 3 की तो पुनरावृत्ति हो रही है वो लिख दो और साथ में देखो ये अंक हैं कितने 53, 2 अंक बने हैं ना क्योंकि 5
अंक और था दशमलव के बाद, तो एक शून्य लगा दो। दोबारा देखिए, 6 दशमलव की जगह तो कोई भी संख्या आ जाए, ये तो सीधी पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 का 6 लिख दिया, सही। यानी दशमलव के बाद जो संख्या है उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर दशमलव के बाद कोई अंक है, उसकी पुनरावृत्ति तुरंत बाद वाले की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और उसके बाद अंक आ रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तब आप क्या करोगे, पहले तो पूरी संख्या लिख दो। दशमलव के बाद वाली पूरी संख्या क्या बन रही है, 53, 53 लिख दिया। अब इसमें से वो अंक घटाओ जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति किसकी नहीं हो रही है, 5 की नहीं हो रही है, तो 5 घटा दिया। और बट्टे में अब की बार 9 लिख कर छोड़ना नहीं है, क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, पीछे सवाल क्या था उसमें 1 अंक की, तो 1 9 लिख दिया। लेकिन 3 की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 9 लिख दिया, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 9 लिख दिया। लेकिन इसके पीछे 1 अंक और है, दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, 1 और 2, कुल 2 अंक बन गए। तो यहाँ 2 अंक बनाने के लिए 1 शून्य और लगाना पड़ेगा। एक तो 9 आ गया, लेकिन 1 अंक और है, उसकी जगह शून्य लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये क्या आ गया, 6 सही। 53 में से 5 घटाओ, कितने आते हैं, 48 बटे 90। ये सवाल हो गया। इसी प्रकार ये देखिए 17, तो 17 सही, सीधे लिख दो। 923 पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 23 की हो रही है ना, तो 923 लिख दो बट्टे क्या लिखना है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसमें, 2 अंकों की। देखिए 23 23 23 ऐसे आ रहा है, यानी 23 में 2 अंक हैं, तो नीचे 2 9 लिख दो। 9 को कितनी बार, 2 बार। और दशमलव और जो पुनरावृत्ति हो रही है उसके बीच में कितने अंक हैं, एक ही तो अंक है 9, तो 1 शून्य लगा दो, यानी 17 सही। 923 बटे 990। अब ये 37 लिख दिया सही। ऊपर क्या लिखना है, संख्या जो भी है इसमें पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 5 की हो रही है, 23 की नहीं है, लेकिन लिखना तो है हमें 23। 235 बन जाएंगे। ये 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 1 9 को लिख दिया। और पीछे अंक कितने बच गए, एक ये, तो 2 अंक बच गए, 2 शून्य लगा दो। यहाँ कितने अंक बचे थे, 1 अंक, तो 1 शून्य लगाया। यहाँ कितने अंक बचे थे, 1 अंक, तो 1 शून्य लगा दिया। यहाँ 2 अंक बचे हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 2 शून्य लगा दिए। 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 1 9 लिख दिया। आगे देखिए, अब आते हैं साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न होते हैं। ये किन को कहते हैं, साधारण भिन्न, जो भिन्न पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है। चिंता नहीं करें, पी बटा क्यू क्या है मैं बता दूंगा। पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जहाँ पी अंश होता है तथा क्यू हर होता है, जैसे 2/5, 3/7, 8/9, अन्य भी लिख सकते हैं। तो वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू का मान शून्य नहीं होता, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ठीक उसी प्रकार से साधारण भिन्न में क्या है कि पी बटा क्यू के रूप में पी अंश होता है और क्यू हर। इनको एक्स वाई जेड में उस मान के आधार पर सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि अंश बटा हर, यानी 2 संख्याएं हैं, एक अंश में एक हर में लिखी जाती हैं, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जहाँ पी अंश होता है, यानी पी अंश है इस 2/5 में, या 2/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। इसमें अंश क्या है, 2, और हर क्या है, 5। अंश ऊपर वाली संख्या, हर नीचे वाली संख्या। अंश क्या है, 2, और हर 5। तो पी क्या आ गया, 2। पी का मान 2 है और हर क्या है, 5। क्यू का मान 5, यानी क्यू की जगह जैसे आया था ना, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी पी बटा क्यू के रूप में 2/5 लिख दिया। तो वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पी अंश है यानी 2 अंश है और क्यू हर है
यानी 5 हर है इस संख्या में, तो ऐसी संख्याएं साधारण भिन्न कहलाती हैं। उचित भिन्न, अब इन साधारण भिन्नों में और क्या मामला अटक सकता है? एक तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये रूप भी होते हैं। उचित है जो ठीक हो, अनुचित है जो ठीक नहीं लगे। दोस्तों, मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने स्थानीय भाषा के आधार पर है। तो अपने अपने क्षेत्र की जो भी भाषाएं हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी से रिलेटेड करके समझ सकते हैं हिंदी से। और अगर मैं जो आसान भाषा में ये बहुत ही ट्रिक के माध्यम से सवाल हल करवाने के जो तरीके बता रहा हूँ, ये अगर आपको अच्छे लगे तो एनएल स्टडी से जुड़े रहना दोस्तों। आगे आने वाले समय में मैं गणित से संबंधित बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो गणित में मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको जीवन में कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। गणित में मैं आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा। गणित में हमारी कमजोरी और कुछ नहीं, बड़े बड़े सवाल हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमारी नींव कमज़ोर होती है। बार बार ये समस्या आती है कि जोड़ घटाव में हमारे हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं कि कैसे जोड़ होता है, कैसे घटाव होता है। तो जुड़े रहिए, कहीं ना कहीं आपकी जो कमज़ोरी है वो मेरे को दिखाई दे रही है और वो आपके सामने आ जाएगी कि हाँ, मैं इस जगह कमज़ोर था और ये बात सर जी ने बता दी। तो आप जुड़े रहें, बस कहीं ना कहीं आपकी जो कमज़ोरी है गणित में वो मैं बता दूंगा। और उचित भिन्न, चलिए उचित भिन्न। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो आल वाला बटन है उसको दबा देना, ताकि जो भी कोई नया वीडियो मैं लेके आऊँ तो वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जैसे 2/5 है ना, इसमें अंश 2 है, हर 5। बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, यानी हर बड़ा है। तो जिसमें हर बड़ा होगा वो उचित भिन्न होगी। है तो दोनों उचित और अनुचित दोनों ही साधारण भिन्न होती हैं, लेकिन जिसमें हर छोटा और अंश बड़ा वो अनुचित होती है, और जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा वो उचित भिन्न होती है। तो यहाँ 2/5 क्या है? उचित भिन्न। इसी प्रकार से ये देखिए 3/5 है, ये भी क्या है? उचित भिन्न, क्योंकि अंश छोटा है। 7/9 में अंश छोटा है तो ये उचित भिन्न है। 100/500 में 100 छोटा है तो वो भी उचित भिन्न होगी। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो, हर छोटा अंश बड़ा, तब वो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 7/5 है, 7/5 में 7 ऊपर और 5 नीचे, यानी अंश बड़ा हर छोटा, तो ये क्या होगी? अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ये अनुचित भिन्न है, इसी को हम मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। कैसे? जैसे ये 5/2 है, ये देखिए 5/2, तो इसका मतलब अंश में हर का भाग लगाओ, 2 दूआ 4, शेष क्या बचा? 1। इसको सही रूप में कैसे लिखते हैं? जो भागफल आता है इसको हमेशा पहले लिखा जाता है 2 सही के रूप में लिखा जाता है इसको। जो भागफल होता है वो सही के रूप में, और जो शेषफल बचता है, यहाँ शेषफल क्या बचा? 1, ये हमेशा ऊपर आता है। 2 सही 1, और जिसका भाग लगाया जाता है वो हमेशा नीचे आता है। भाग किसका लगाया? 2 का, तो ये नीचे आएगा, यानी 2 सही 1/2। देखिए कौन सी भिन्न थी? ये अनुचित भिन्न थी। इस अनुचित भिन्न को हमने सही भिन्न के रूप में लिख दिया। तो ये जो सही भिन्न के रूप में लिखा जाता है ये रूप ही क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। अर्थात जब किसी अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में लिखा जाता है तब वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। कैसे? देखिए 2 सही 1/5, 2 संख्या 5/2 संख्या थी, उसमें 2 को अलग कर लिया, यानी पूर्ण संख्या बन गई 2,
और शेष क्या बचा, 1/2 है। ये एक, क्योंकि अंश इसमें छोटा आ गया, अब पहले अंश बड़ा था लेकिन अब 1/2 में अंश छोटा है, तो क्या हो गई ये उचित भिन्न। 1/2 एक उचित भिन्न है, जबकि 5/2 अनुचित भिन्न है। तो उस 5/2 को यानी अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या किया, 2 का 5 में भाग लगाया, तब 2 बार भाग जाता है, उसको पूर्ण संख्या के रूप में अलग लिख लिया, यानी सही रूप में लिख लिया। 2 सही, इसको पढ़ते कैसे, 2 सही 1/2। तो ये 1/2 तो उचित भिन्न हो गई, और ये 2 जो सही के रूप में है यह एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या एक तो ये आती है, इसमें यही लिखा है कि पूर्ण संख्या, एक तो पूर्ण संख्या के रूप में और दूसरी फिर उचित भिन्न, इनका मिला जुला रूप है, ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। आगे देखिए, दशमलव भिन्न। जिस भिन्न का हर, कोई भिन्न उसका हर 10 या 10 की घातों के रूप में हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। 10 की घात के रूप में का मतलब होता है शून्य आगे से आगे लगाते जाते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इस प्रकार अगर 5 बार 10 लिखा है तो एक के आगे 5 शून्य लगा दो, वो 10 की घात 5 बन जाते हैं। अब 5/10, इसका मतलब 10 में 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है 0.5, ये दशमलव भिन्न के रूप में लिखा गया है। जिस भिन्न, दोबारा देखिए, जिस भिन्न का हर 10 है, ये 5/10 है, या 10 की घातों के रूप में, यानी 10 की घात के रूप में, जैसे ये 13/1 के आगे कितने जीरो है, 1 2 3 4, यानी 10,000, 13/10,000 है। तो कहने का मतलब है 10 की घात के रूप में है या सिर्फ 10 है। तब क्या करते हैं हम दशमलव के रूप में बदलने के लिए, एक तो सीधी संख्या लिखते हैं, जैसे ये 13/10,000 है तो इसमें 13 लिख दो, जो ऊपर अंश है वो लिख दिया। अब जितने नीचे देखिए ध्यान से, 1 के आगे 4 शून्य है, तो यहाँ से शुरू कर दो, 1 2 3 4, 1 के आगे 4 शून्य है ना, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ से गिनती शुरू कर दो, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लगा दो, ये हमारा उत्तर आ जाता है। दशमलव के पीछे अगर कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा दो। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, 13/10 की घात के रूप में लिखा है, यहाँ कई बार क्या आता है, एक मैं बता देना चाहता हूँ, 13/, अगर 4 इस प्रकार से प्रश्न आ जाता तो तब हम क्या करते, 4 का भाग लगाते पहले 13 में, 13 में 4 का भाग लगाने का मतलब है यहाँ 1 आ जाता है, 4 का भाग 4 में एक बार, और 13 में कितनी भी बार जाता है वो संख्या नहीं आती है, तो फिर ये संख्या 10 की घात के रूप में बनती है। यहाँ 10 की घात के रूप में नहीं है, ये संख्या 13/4 गुणा 10 की घात 4, 1 2 3 4 ऐसे है, 13/4 गुणा 1 के आगे 4 शून्य, इस प्रकार से ये 40,000 बने हैं। तो कहने का मतलब 13 में पहले 4 का भाग लगाओ और फिर 1 2 3 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ, या पॉइंट पहले लग जाता है तो उसको 4 अंक पीछे और खिसका दो, क्योंकि 13 में 4 का भाग लगाने पर पॉइंट लगेगा, उस पॉइंट को 1 2 3 4 अंक पीछे खिसकाना पड़ेगा। आगे देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस भिन्न के अंश में हर का भाग देने पर भागफल दशमलव में प्राप्त हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें भाग लगाने पर दशमलव आता है वो दशमलव भिन्न होती है, बस। अब देखिए सतत भिन्न, जिसको लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। सतत भिन्न क्या होती है, यहाँ हमने भिन्न के संबंध में जितने भी सवाल किए हैं, जितने भी सूत्र पढ़े हैं, उन सब में कोई ना कोई नियम था, लेकिन यहाँ सतत भिन्न, इसमें देखिए जिस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, क्योंकि जिसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं है उसे सतत भिन्न कहते हैं। ऐसे भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इनमें कोई नियम होता है। कई सवाल हमने देखे हैं किस प्रकार के, कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि निम्न प्रश्न को हल कीजिए, 1 या 2 लिख दिया, 2/2 +
3/3 + 5। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, तो इनमें कोई नियम नहीं होता है। इस प्रकार के यानी लंगड़ी टूटी हुई लंगड़े की तरह ये भिन्न बन रही है, इसलिए इसको लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं और सतत भिन्न भी बोलते हैं। तो इन भिन्नों में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, नियम नहीं होता है। इस प्रकार की भिन्नें सतत भिन्न कहलाती हैं। आगे देखिए, दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें या नियम। दो या दो से अधिक नियमों की तुलना किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। पहला नियम देखिए, तुलना करते समय सभी भिन्नों के हर समान कर लेने चाहिए। भिन्न होती हैं 5/2, 4/2, 6/3, कैसे भी, लेकिन उनमें तुलना करते समय कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तुलना का मतलब यही है कि या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि निम्न भिन्नों में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए अथवा निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही अवरोही क्रम का मतलब हमें बड़ी छोटी का पता होना चाहिए, तभी आरोही अवरोही लिख सकते हैं। आरोही होता है बढ़ता क्रम, अवरोही होता है घटता क्रम। अवरोही यानी घटता क्रम और आरोही बढ़ता, आरोही बढ़ रहा है, 3 अंक हैं, 3 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। और अवरोही यानी उल्टे, अवरोध उल्टा हो रहा है, घट रहा है। यहाँ हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न भी बड़ी होती है। सीधा सा तरीका देख लो, दो संख्याएं यहाँ लिखा है हर समान होने पर। सबसे पहले तो हर समान करो, चाहे किसी भी तरीके से करो, मैं वो आगे बता दूंगा। हर समान करने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम लेकर हर समान किया जा सकता है। अब 2/5 और 3/5 दोनों में देखिए हर समान है। हर समान होने की स्थिति में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, अब इन दोनों में अंश यानी 2 और 3, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अंश बड़ा 3 है, 2 से तो बड़ा है 3 है। हर अगर एक जैसा है तो हर मत देखो, हर को छोड़ दो। अंश बड़ा कौन सा है? 3 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, यानी ये निशान लगेगा यहाँ। इस निशान का मतलब होता है इस तरफ की संख्या छोटी और इस तरफ की संख्या बड़ी। अगर ये निशान ऐसे लग जाता है तो ये संख्या छोटी इस साइड वाली और ये इस साइड वाली संख्या बड़ी। तो यहाँ 2 छोटा है जबकि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है तो ये निशान ऐसे लगेगा। 2/3 छोटी है और 3/5 बड़ी संख्या। यदि अंश समान है, अब इसका उल्टा, अगर ये संख्या ऐसे आ जाए 5/2 और 5/3, अब की बार अंश हर नहीं, अंश समान है, तब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हर छोटा है तो वो संख्या बड़ी होगी। अगर अंश समान है तब सिर्फ हमें हर देखना है, और हर छोटा है वो संख्या बड़ी होती है, और जो अंश बड़ा होता है वो संख्या हर, और जो हर बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है। कैसे? अब यहाँ 2 और 3, इसमें बड़ा कौन सा है? 3 है, तो ये संख्या छोटी होगी। अब निशान ये उल्टा हो जाएगा। ये वाली संख्या 5/2 बड़ी है जबकि 5/3 छोटी है। 5/3 छोटी है और 5/2 बड़ी है। आप ऐसे नहीं तो भाग लगा कर भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब अंश अगर एक जैसा है तब हर को पकड़ो, हर छोटा होगा वो बड़ी संख्या, हर बड़ा होगा वो छोटी संख्या। और हर अगर समान है तब अंश को पकड़ो, जो अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या, जो अंश छोटा है वो छोटी संख्या। चलिए अगला नियम देखते हैं। यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर दोनों ही किसी निश्चित क्रम में बढ़े तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। कैसे? दोनों अंश और हर दोनों की बात कर रहे हैं। अगर किसी निश्चित क्रम में दोनों ही बढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ये अगली स्लाइड पर बता रहा हूँ, दोबारा देखिए। यदि किसी
भिन्न में कोई भिन्न है उसमें अंश और हर दोनों बढ़ रहे हैं, अंश भी बढ़ रहा है और हर भी बढ़ रहा है। चलो यहीं बता देता हूँ, 2/3, फिर 7/8, 2/3 है ये 7/8 है, फिर 12/13। अब देखिए 2 और 5 7, 7 और 5 12, 5 5 ऊपर बढ़ रहे हैं और 5 5 नीचे, 3 और 5 8, 8 और 5 13, ये भी लगातार क्रम से बढ़ रहे हैं, 5 5 का क्रम है, निश्चित क्रम है। तब यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर दोनों ही किसी निश्चित क्रम में बढ़े तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तब क्या होगा, इनमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जो अंश बड़ा है, यानी 12 बड़ा है, 7 बीच का और 5 ये 2 छोटा, तो सबसे छोटी संख्या तो 2 है, यानी 2/3, उससे बड़ी 7/8 और सबसे बड़ी 12/13। इस प्रकार से 5 5 का अंतर इनमें आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या ये 12/13 ऐसे निशान आएगा। सबसे छोटी 2/3 है, उससे बड़ी 7/8 है और फिर 12/13। 5वां नियम देखिए, यदि अंश व हर में वृद्धि या कमी एक निश्चित क्रम में नहीं हो रही है, यहाँ तो एक निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही थी 5 5 के दोनों में, लेकिन एक निश्चित क्रम में वृद्धि नहीं हो तो उनका आरोही या अवरोही क्रम ज्ञात करने के लिए दशमलव भिन्न में बदल करके भी हल कर सकते हैं तथा उन सभी का लघुत्तम समापवर्तक निकाल कर भी भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा आपको। ये 4 संख्या ले लिया मैंने, 3/4, 2/5, 2/7 और 5/7। अब इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो लघुत्तम लेंगे या फिर प्रत्येक संख्या में हर का भाग लगाकर दशमलव भिन्न में बदलेंगे। लेकिन लघुत्तम वाला तरीका शायद सही रहेगा, सरल रहता है। कैसे, 5 4 7 7 का लघुत्तम लेते हैं, कितना आता है, 140 आता है शायद। 4 5 7 और 7 लघुत्तम लेते हैं, तो सबसे पहले 2 का भाग, 4 में 2 बार, 5 में जाता नहीं है पूरा पूरा, और 7 में भी नहीं जाता है, और 7 में भी नहीं जाता है। अब 2 का फिर लगाते हैं, 2 का 2 में 1 बार, 5 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 7 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 7 में भी नहीं जाता है। फिर 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का 1 में भी नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता। 2 के बाद फिर क्या है, 5 है, 5 का भाग लगाओ। 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जाता है। अब 1 में 5 का भाग नहीं गया, 5 में 1 बार और 7 में नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता। फिर 7 का 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। यहाँ माफी चाहूँगा मैं, जो लघुत्तम समापवर्तक जानते हैं, जिनको लघुत्तम निकालना आता है, उनके लिए ये बताना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको लघुत्तम आता नहीं है या कम आता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिनको आता है वो थोड़ा सा सहम रखें। लघुत्तम लेने के बाद यहाँ 2 गुणा 2, 4 4 5 20 20 आते हैं 140। 140 मैंने पहले बता दिया था आपको, 140 है, इसका गुणा कर दीजिए प्रत्येक को। एक 140 से प्रत्येक को गुणा करने पर ये तो कटते हैं 3 गुणा 4 का 140 में भाग कितने बार जाता है, 4 3 12 और 4 5 20। एक तो ये आ गई संख्या। दूसरी 5 का 140 में भाग कितने बार जाता है, 2 गुणा 5 2 10 और 5 8 40। तीसरी संख्या क्या है, 2 गुणा 7 का 140 में 20 बार। इसी प्रकार ये 5 गुणा 7 का 140 में 20 बार। अब देखिए
35 दुआ 70 35 दिया 105, ये 105 आ गया। और फिर 28 दुआ 56 आ गया। और ये 20 दुआ 40 आ गया। और ये 20 पंजे 100 आ गया। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर हमें आरोही क्रम में लिखना पड़े तो सबसे छोटी संख्या 40 और इससे बड़ी, यानी ये छोटी है तो इस जो नुकीला निशान है इस तरफ छोटी संख्या, और जो फैले हुए चिन्ह है, निशान फैले हुए हैं यानी हाथ फैले हुए, वो बड़ी संख्या। 40 से बड़ी 56 और 56 से बड़ी 100 और 100 से बड़ी क्या है 105। इस प्रकार हमने आरोही क्रम लिख दिया। आरोही क्रम तो लिख दिया, लेकिन ये संख्या में ये नहीं लिखी हुई मिलेंगी 40, 56, 100, 105। 40 की जगह 40 की संख्या क्या है 2/7 थी हमारे, तो यहाँ 2/7 लिखना है। 2/7 छोटी है किससे? अब 56 की सीध में 2/5 था, तो ये 2/5। और इससे बड़ी 100 की सीध में कौन सी संख्या थी 5/7, ये 100 की सीध में 5/7, ये 5/7। और इससे बड़ी संख्या 105 की सीध में क्या है 3/4। इस प्रकार से संख्याओं को आरोही क्रम लिखा है, आरोही क्रम में लिखा है। अगर अवरोही क्रम में लिखना होता तो 3/4 पहले लिख देते, 5/7 उसके बाद में, और फिर 2/5 और अंत में 2/7। इस प्रकार से ये संख्याएं अगर हर या अंश एक जैसे नहीं होते हैं, उनका कोई निश्चित क्रम भी नहीं होता है, तब ये सूत्र लगाते हैं। आगे देखिए, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करके उसको उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ये मैंने वैसे प्रतिशत वाली प्रश्नावली में आपको बता दिया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया दोस्तों। प्रतिशत लगभग पूरा कंप्लीट प्रतिशत मैंने एक वीडियो में ही कंप्लीट करा दिया था। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर प्रतिशत की प्रश्नावली आपके सिलेबस में है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें बहुत कुछ मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और प्रतिशत से संबंधित कोई प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यानी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग लगाते हैं। जैसे 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलो। पहले तो साधारण भिन्न है, 2/5 एक साधारण भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलो, ऐसे ही तो लिखा है, तो 100 से गुणा कर दो, बराबर है। ये विभाजित होते हैं, 2 का भाग है 100 में, 5 का भाग कितनी बार जाता है 100 में 20 बार, 5 2 10। अब 20 का और 2 का गुणा कीजिए 40 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है इसमें, देखो दोबारा लाइन में क्या लिखा है 100 से गुणा करके उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो 40 सीधा नहीं छोड़ना है, इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। और प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे ये प्रतिशत, ये मान लो 40% है, इसको साधारण भिन्न में बदलो। तब क्या करते हैं, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। 40 में 100 का भाग लगाओ, 40 में 100 का भाग लगाने का मतलब है बट्टे 100 कर दो। ये 20 से कटते हैं, 20 का 40 में भाग जाता है 2 बार, 20 2 40 और 20 5 100, 2/5। ये 2/5 ही था हमारा। तो भिन्न को हमने प्रतिशत में बदल लिया और प्रतिशत को साधारण भिन्न में पुनः बदल लिया। तो इस प्रकार से भिन्न से संबंधित मोटा मोटी हमने पूरा कवर कर लिया है। जो भी भिन्न से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पुटअप होते हैं वो सारे के सारे हमने हल कर लिए हैं। कौन से तरीके लगते हैं, किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, यह हमने समझ लिया। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में लाने की चेष्टा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ,
लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों।